लास्ट क्लास में हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड कैसे फ्लो करता है और वहाँ के कुछ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हृदय में धड़कन आई कहाँ से। हमने मस्तिष्क में पढ़ा था मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? हमारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हमारी जो इनवॉलेंट्री जो एक्टिविटीज होती है उनका रेगुलेशन कौन करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और जो हृदय का धड़कना है वो कैसी है? एक अनैच्छिक क्रिया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके आगे। ये हो गया हमारा हृदय। ठीक है, अभी हम देखेंगे ब्रेन और हार्ट के बीच का क्या कनेक्शन है। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रेन। और ये जो ब्रेन का एंड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। और ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कार्डियक सेंटर। ठीक है, कार्डियक सेंटर। ठीक है, इसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होगा कार्डियक सेंटर। और ये जो हार्ट होता है हमारा, इसका जो राइट एट्रियम है उसके अंदर क्या होगा? एक फाइबर से बनी हुई एक गांठ नुमा संरचना पाई जाती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? शिरा के बिल्कुल पास। उसे हम क्या कहते हैं? ऐसे नोड। ऐसे नोड यानी साइनोएट्रियल नोड। से हम कह सकते हैं शिरा आलिंद पर। शिरा हमने इसलिए कहा क्योंकि ये बिल्कुल शिरा के पास प्रेजेंट होती है, और आलिंद इसलिए क्योंकि ये आलिंद के अंदर होती है। ठीक है, जो ये ऐसे नोड होता है ये क्या करता है? धड़कन की उत्पत्ति करता है, और उसके लिए उसको संदेश कौन देता है? ये जो कार्डियक सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये संदेश देता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कार्डियक सेंटर से कुछ तंत्रिकाएं संदेश लेकर जाती हैं कि धड़कन की उत्पत्ति करो। ठीक है, तो ये कार्डियक सेंटर से क्या जाएंगे? संदेश जाते हैं। ये संदेश कहाँ जाते हैं? ऐसे नोड को। और फिर ये क्या संदेश होते हैं? कि धड़कन की उत्पत्ति करो यानी पल्स जनरेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे से ये जो होता है यहाँ से ये क्या लेकर आता है? ऐसे नोड की तरफ ये जो तंत्रिकाएं हैं ये संदेश लेकर आती हैं कि धड़कन की उत्पत्ति करो, यानी हृदय की जो पल्स होती है उसको जनरेट करने का ये मैसेज लेकर आती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
अब ये जो हृदय के जो धड़कन की जो उत्पत्ति के जो मैसेज थे वो ऐसे नोट तक तो आ गए, ठीक है, लेकिन ये जो पल्स है ये सिर्फ एक ही जगह रहेगी तो काम कैसे चलेगा, इसे हमें चारों चैम्बर्स तक पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर हृदय में एक और गांठनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एवी नोड। यानी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। से हम कह सकते हैं आलिन निलय पर। हम देख पा रहे हैं कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये आलिंद और निलय के जंक्शन पे प्रेजेंट होगी। ये जो राइट एट्रियम है उसके उस पोर्शन पे प्रेजेंट होगी जहां से चारों तरफ का ये अपने आप को कनेक्ट कर पाए, ठीक है। यहाँ से इसको भी कनेक्ट कर सकती है, दोनों निलय है वहां पे भी कनेक्ट कर सकती है। तो ये जो ऐसे नोड होगा ये मैसेजेस को कहाँ आगे पास करेगा, एवी नोड तक। और इसने खुद ने कहा से मैसेज लिए थे, मेडुला ऑब्लंगेटा के कार्डियक सेंटर से, ठीक है। तो हम इसके आगे लिख सकते हैं आलिंद और निलय के जंक्शन पर एक और फाइबर से बनी हुई एक गांठनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एवी नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। आलिंद निलय पर, इसके नाम से ही हमें दिखाई दे रहा है कि आलिंद और निलय के पास प्रेजेंट होती है। आलिंद का हम समझ गए कि ये आलिंद के अंदर प्रेजेंट होती है और निलय के बिल्कुल पास प्रेजेंट होती है, एवी नोड, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे एवी नोड के क्या क्या काम होते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है हमारे मस्तिष्क में, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक सेंटर, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक सेंटर। और इन कार्डियक सेंटर से तंत्रिकाएं संदेश लेकर आती हैं कहां पर, ऐसे नोड के पास, किसका, धड़कन की उत्पत्ति का। तो ये मैसेज लेकर आएंगी ऐसे नोड को, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है। और ये ऐसे नोड मैसेज को कहां पास करेगा, एवी नोड को। एवी नोड को ये पास क्यों करेगा, ताकि हृदय के बाकी चैम्बर्स तक भी जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, जो पल्स होगी वो चारों चैम्बर्स तक जनरेट हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे एवी नोड के काम क्या क्या है। ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये क्या क्या करता है। तो सबसे पहला हम देख सकते हैं कि ये क्या करता है, पेस को मेंटेन करता है, रिदम को मेंटेन करता है और बाकी जो संदेश हैं उनको निलय की दीवारों तक प्रसारित करता है। तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं
संदेशों को हृदय की दीवारों में भेजता है। ठीक है, तो हमने देखा एवी नोड का क्या काम है, संदेशों को हृदय की दीवारों तक भेजना, और वो संदेश उसने कहाँ से प्राप्त किए, ऐसे नोड से। ठीक है, दूसरा इसका काम हम देख सकते हैं पेस को मेंटेन करना। या फिर हम कह सकते हैं हृदय धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखना। ठीक है, तो हमने देखा पहला काम क्या है, संदेशों को हृदय की दीवारों तक भेजना, पेस को मेंटेन करना, रिदम को मेंटेन करना, हृदय धड़कन की लयबद्धता को बनाए रखना। ये सब काम कौन करता है, एवी नोड। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं एवी नोड से निकलने वाली संरचनाओं को। तो एवी नोड जो होता है, इससे कुछ तंतुनुमा संरचनाएं निकलती हैं। ठीक है, ये जो एवी नोड है, इससे कुछ तंतुनुमा संरचनाएं निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस। इन्हें हम कह सकते हैं इसके बंडल। ठीक है, तो हमने देखा जो एवी नोड है, यहाँ से पतली पतली तंतुनुमा संरचनाएं निकली जो निलय की मोटी मोटी दीवारों में प्रवेश करती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एवी नोड से क्या निकली, तंतुनुमा संरचना, और ये तंतुनुमा संरचना कहाँ प्रवेश करती हैं, निलय की दीवारों में। ठीक है, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इसके बंडल। ठीक है, अब ये जो हिस के बंडल होते हैं, इनसे भी कुछ छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं जो निलय के दीवार के अंदर तक प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कुछ छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं जो निलय की दीवारों के अंदर तक प्रवेश करती हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्किंजे तंतु। पर्किंजे तंतु। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं ये हो गया बंडल ऑफ हिस, और यहाँ पे छोटी छोटी संरचनाएं निकलती हैं जो निलय की दीवारों के अंदर तक जाती हैं। इन्हें हम कहते हैं पर्किंजे तंतु। देख सकते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ठीक है,
तो हमने देखा कि हृदय के अंदर धड़कन कैसे आई। हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, और वो क्या करता है, सारी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। और हृदय की धड़कन भी कैसी है, अनैच्छिक क्रिया है। फिर हमने देखा मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या होता है, कार्डियक सेंटर। और कार्डियक सेंटर क्या करते हैं, तंत्रिकाओं के द्वारा संदेश भेजते हैं। कहाँ पे, हृदय के अंदर जो राइट एट्रियम होता है उसके अंदर होता है एसे नोड। वो भी एक गांठ-नुमा संरचना होती है जो फाइबर्स से बनी हुई होती है। वहां पर जो कार्डियक सेंटर है वो क्या मैसेज सेंड करेंगे ऐसे नोड को कि धड़कन की, हृदय धड़कन की उत्पत्ति करो। ठीक है, अब हमने देखा कि ये तो इस पोर्शन तक आ रहा है। अब ये बाकी के सभी चैम्बर्स तक ये मैसेज कैसे जाएगा, तो उसके लिए एक और हमारे हार्ट में संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एवी नोड। ठीक है, ये जो एवी नोड होता है ये ऐसी जगह प्रेजेंट होता है जहां से ये सभी चैम्बर्स को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो हमने देखा कि ये आलिंद और निलय के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है एवी नोड। और एवी नोड से क्या निकलती है आगे, बंडल ऑफ हिज। हिज के बंडल निकलते हैं जो निलय की मोटी मोटी दीवारों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और फिर जो बंडल ऑफ हिज है वहां से भी कुछ छोटी छोटी संरचनाएं निकलती है जो निलय की दीवारों के अंदर तक प्रवेश करती है। उन्हें हम क्या कहते हैं, परकिंचे तंतु। ठीक है, अब हम आगे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं मानव हृदय धड़कन का नियमन मानव हृदय धड़कन का नियमन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। कौन सा भाग करता है। ठीक है, मानव हृदय धड़कन का नियमन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा, लास्ट है पोन्स वेरोलाई। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर क्या होगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हृदय का हृदय किसे कहते हैं। हृदय का हृदय किसे कहते हैं, तो हृदय का हृदय किसे कहते हैं, ऐसे नोड को, क्योंकि ऐसे नोड क्या करता है, पल्स जनरेट करता है। फिर दूसरा देख सकते हैं हम, द्वितीयक हृदय किसे कहते हैं, यानी सेकेंडरी हार्ट। इसका आंसर होगा काल्फ मसल। ठीक है, तो हमने देखा मानव हृदय धड़कन का नियमन मस्तिष्क का कौन सा भाग कर रहा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर हमने देखा हृदय का हृदय किसे कहते हैं, तो साइनोएट्रियल नोड यानी ऐसे नोड को हृदय का हृदय कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो पल्स जनरेट करता है। फिर हमने देखा द्वितीयक हृदय यानी सेकेंडरी हार्ट किसे कहते हैं, काल्फ मसल को सेकेंडरी हार्ट कहते हैं। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं तो अब हम देखेंगे हृदय धड़कन का नियमन कौन कौन करता है। ठीक है,
हमने देखा जो हृदय धड़कन का नियमन है, एक तो कौन करता है, मस्तिष्क, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हॉर्मोन्स भी क्या करते हैं, जो हृदय धड़कन है उसका नियमन करते हैं, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण के साथ साथ अंतःस्रावी तंत्र भी नियंत्रण करता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे ऐसे हॉर्मोन्स जो हृदय धड़कन का नियमन करते हैं। ऐसे हॉर्मोन्स जो हृदय धड़कन का नियमन करते हैं, और वो कौन से हैं, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन और थायरॉक्सिन। सबसे पहले हम देखते हैं एड्रीनलिन। ये जो एड्रीनलिन होता है ये आपातकालीन परिस्थिति में हृदय धड़कन को बढ़ाता है। हम लिख सकते हैं आपातकालीन परिस्थिति में हृदय धड़कन को बढ़ाता है, ठीक है। तो हमने देखा एड्रेनालिन क्या करता है, आपातकालीन यानी इमरजेंसी कंडीशन में जो हृदय धड़कन होती है उसको बढ़ाता है। फिर आता है नॉर एड्रेनालिन। ये जो नॉर एड्रेनालिन होता है ये क्या करता है, सामान्य परिस्थिति में हृदय धड़कन को बढ़ाता है। तो हम लिख सकते हैं सामान्य परिस्थिति में हृदय धड़कन को बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो थायरॉक्सिन होता है ये क्या करता है, उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करता है और हृदय गति को बढ़ाता है, ठीक है। उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित कर हृदय गति को बढ़ाता है, ठीक है। तो हमने देखा हृदय धड़कन का नियमन कौन कौन करता है। सबसे पहले हमने देखा मस्तिष्क, मस्तिष्क को हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा हॉर्मोन्स भी हृदय धड़कन का नियमन करते हैं। फिर हमने देखा कि जो तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण के साथ साथ अंतःस्रावी तंत्र भी नियंत्रण करता है। फिर हमने देखे वो हॉर्मोन्स जो हृदय धड़कन का नियमन करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा एड्रेनालिन जो क्या करता है, आपातकालीन स्थिति में हृदय जो धड़कन होती है उसको बढ़ाता है। फिर हमने देखा नॉर एड्रेनालिन जो सामान्य परिस्थिति में हृदय धड़कन को बढ़ाता है। फिर हमने देखा थायरॉक्सिन जो क्या करता है, उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रेरित करता है और हृदय की गति को बढ़ाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे हृदय गति की। हृदय गति यानी हार्ट बीट, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य में क्या होगा,
जो हृदय धड़कन होगी वो क्या होगी 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, मतलब कि जो हृदय है वो 72 टाइम्स धड़कता है एक मिनट में। तो हम लिख सकते हैं इन अडल्ट ह्यूमन। ये कितनी होगी 72 टाइम्स 72 धड़कन। ठीक है, मतलब 72 टाइम्स धड़केगा दिल एक मिनट में। तो हम देखेंगे एक धड़कन में क्या होगा, हृदय एक बार संकुचित होगा और एक बार प्रसारित होगा, मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा एक बार रिलैक्स होगा। तो हम लिख सकते हैं एक धड़कन में 1 कॉन्ट्रैक्शन प्लस 1 रिलैक्सेशन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो 1 मिनट होती है, ठीक है, तो 1 मिनट में जो हार्ट होगा वो 72 टाइम्स तो कॉन्ट्रैक्ट होगा और 72 टाइम्स ही रिलैक्स होगा। ठीक है, 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और 72 टाइम्स रिलैक्स भी होगा। यानी 72 टाइम्स संकुचित भी होगा और 72 टाइम्स प्रसारित भी होगा। इसके बाद हम देखेंगे जब कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उस समय क्या होगा, जो हृदय से रक्त निकलेगा और पूरे शरीर में जाएगा। ठीक है, और जब रिलैक्सेशन होगा तो उस समय क्या होगा, जो अशुद्ध रक्त होता है वो हृदय प्राप्त करता है। तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन उस समय क्या होगा, रक्त निकलेगा। जब हृदय संकुचित होगा तो क्या होगा, रक्त निकलेगा। फिर हम देखेंगे ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, जब हृदय प्रसारित होगा तब क्या होगा, अशुद्ध रक्त को प्राप्त करेगा। तो हम लिख सकते हैं हृदय अशुद्ध रक्त को प्राप्त करेगा। ठीक है, तो हमने देखी हृदय गति। ठीक है, जो अडल्ट ह्यूमन में क्या होगी 72 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स हृदय धड़केगा। फिर हमने देखा एक धड़कन में क्या होगा, एक बार कॉन्ट्रैक्शन होगा एक बार रिलैक्सेशन होगा, यानी एक बार हृदय संकुचित होगा एक बार प्रसारित होगा। फिर हमने देखा कि एक मिनट में कितना होगा, 72 टाइम्स तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और 72 टाइम्स ये रिलैक्स होगा। ठीक है, फिर हमने देखा जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब क्या होता है, हृदय से रक्त बाहर निकलेगा और पूरे शरीर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और जब रिलैक्स होगा तब क्या होगा, ये अशुद्ध रक्त को प्राप्त करता है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम देखेंगे जो असामान्य रूप से धड़कन तेज हो जाती है उस कंडीशन को कहते हैं टैकीकार्डिया, और जो असामान्य रूप से धड़कन धीमी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं ब्रैडीकार्डिया। अब हम लिखेंगे इसे असामान्य रूप से तेज धड़कन से हम क्या कहेंगे टैकीकार्डिया। असामान्य रूप से धीमी धड़कन से हम कहेंगे ब्रैडीकार्डिया।
ठीक है। तो असामान्य रूप से तेज धड़कन को क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया, और असामान्य रूप से धीमी धड़कन को क्या कहेंगे, ब्रेडीकार्डिया। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करेंगे हृदय की क्रियाविधि जांच की। और वो किससे होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम ईसीजी कहते हैं। ठीक है। तो ईसीजी में क्या होगा, जब हमारी हृदय की धड़कन चल रही होती है और उसी समय हृदय की धड़कन की उत्पत्ति के समय कुछ तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन्हें यहाँ दर्शाया जाता है। वो कुछ इस तरह की होती हैं। ठीक है। और लास्ट में हम कई बार देखते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन आ जाती है और एक पी का साउंड आता है। ठीक है। तो उस समय क्या होगा, इंसान डेड हो जाएगा। इसे हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे पी, क्यू, आर, एस, टी। ठीक है। इसमें अलग अलग भाग होते हैं, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। इससे क्या पता चलता है, आलिंद का संकुचन कैसे हो रहा है, उसका प्रसरण कैसे हो रहा है, निलय का संकुचन कैसे हो रहा है, निलय का प्रसरण कैसे हो रहा है, कितनी देर के लिए हो रहा है। तो ये सब बातें हमें किससे पता चलती हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। ठीक है। इसका जो खोज जिसने की थी वो कौन थे, एंथोवेन। एंथोवेन जो थे उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम था इसके बारे में किसने बताया था, एंथोवेन, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट ब्लड प्रेशर को। यानी रक्त दाब। ठीक है। रक्त दाब क्या होता है, जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब उसमें संकोचन होता है तो क्या होता है, वहां से जो रक्त होगा वो निकलेगा, और जब संकुचन होगा तो और भी ज्यादा प्रेशर के साथ रक्त निकलेगा। और जब रक्त निकलेगा तो किसके माध्यम से जाएगा हमारे पूरे शरीर में, धमनियों के माध्यम से, यानी आर्टरीज के थ्रू। ठीक है। और जो प्रेशर होता है, जो ब्लड हार्ट से निकला वो आर्टरीज पे कितना प्रेशर लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं जैसे हार्ट में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, रक्त बाहर निकलेगा, और वो भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर के साथ। ठीक है। तो अब ये जब ज्यादा प्रेशर के साथ क्या होगा, धमनियों के माध्यम से निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं धमनियों में। ठीक है। तो ये ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर जो ये ब्लड होता है वो धमनियों पर लगाता है। ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं रक्त द्वारा लगाया गया दाब
धमनियों पर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं धमनियों पर रक्त द्वारा लगाया गया दाब, उसे हम क्या कहते हैं, रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर, ठीक है। नॉर्मली हम देखते हैं जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 130 to 90 भी नॉर्मल की कंसिडर करते हैं, इसके लिए भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं डॉक्टर, ठीक है, लेकिन ज्यादा सही ये है। तो जैसे ही हार्ट से ब्लड निकला यानी जो सिस्टोलिक कंडीशन थी उस समय क्या होगा, ज्यादा प्रेशर के साथ रक्त निकलेगा, तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा धमनियों पे, तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो ये जो 120 है यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये जब हार्ट से निकला तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ज्यादा प्रेशर है, तो इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। अब ये जो 80 mm ऑफ Hg है इसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब हार्ट रिलैक्स करेगा उस समय भी क्या होगा, जो रक्त होता है हार्ट से वो निकलता रहेगा, वो कभी भी रुकता नहीं है, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो कम होगा, इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक दाब, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं संकुचन दाब, और इसे हम कह सकते हैं प्रसरण दाब, ठीक है। और ये जो ब्लड प्रेशर होता है इसे हम नापते किससे, स्फिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर, ठीक है। तो हमने देखा जब हृदय में संकुचन होगा तो ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है। अब जब ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड बाहर निकलेगा और धमनियों में प्रवाहित होगा यानी आर्टरीज में जाएगा, तो वो आर्टरीज की वॉल्स पे ज्यादा प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा। फिर क्या होगा, फिर हमने देखा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 और 80 mm ऑफ Hg। अब यहाँ पे हमने देखा है जो 120 हो कैसा है, सिस्टोलिक, जब हार्ट से निकला ब्लड उस समय क्या होगा, ज्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा और ज्यादा उसकी वॉल्स को हिट करेगा, तो उस समय क्या होगा, प्रेशर ज्यादा, उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर यानी संकुचन दाब। फिर जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा तो उस समय भी क्या होगा, रक्त तो उस समय भी हृदय से निकलेगा, लेकिन उस समय जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कम होगा, वो किसे हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर। फिर हमने देखा इसको नापते किससे, स्फिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं हृदय में छेद की। ठीक है, तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ये जो आलिंद होते हैं ये मिक्स होते हैं, ठीक है। जो शुद्ध और अशुद्ध रक्त है वो मिक्स होता है उस समय, ठीक है। फिर जब 9 महीने कंप्लीट हो जाते हैं फिर कंप्लीट होने वाले होते हैं तो ये क्या होता है, ये जो छेद होता है ये फिल हो जाता है यानी ये कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट बन जाता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, ये छेद भर नहीं पाता, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और उनका शरीर कैसा होता है, नीला पड़ने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो हम इसमें देख सकते हैं अगर यह छेद
नहीं भरता तो बच्चे में शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिक्स हो जाते हैं और कुछ समय में शरीर का रंग नीला पड़ जाता है और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, तो हमने देखा जिन बच्चों में ये छेद नहीं भर पाता उनमें शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है? शरीर का रंग नीला पड़ने लगता है। उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हृदय ध्वनियां यानी हार्ट साउंड। ठीक है, जब हृदय के अंदर धड़कन होगी तो साउंड भी उत्पन्न होगी, जो साउंड भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब वो साउंड कैसे होता है? धक 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 हमें सुनाई देता है, लेकिन वैसा नहीं होता है। वो कैसा होता है? लब ढप लब ढप। अब हम देखेंगे दो प्रकार के साउंड निकलते हैं हार्ट से। एक को कह देते हैं हम S1 प्रथम हृदय ध्वनि, दूसरा है S2 द्वितीय हृदय ठीक है, अब हम देखेंगे S1 में क्या होता है। जब ये S1 जो होता है यानी प्रथम हृदय ध्वनि कब निकलेगी? जब द्विवल्नीय और त्रिवल्नीय कपाट बंद होंगे तब क्या निकलेगा? ये प्रथम हृदय ध्वनि। तो हम लिख सकते हैं जब द्विवल्नीय और त्रिवल्नीय कपाट बंद होंगे। जब ये कपाट बंद होंगे, त्रिवल्नीय यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जब बंद होंगे तो कैसा साउंड निकलेगा? लब। ठीक है, कौन सा साउंड निकलेगा? लब। और ये जो साउंड होता है ये कितनी देर तक रहता है? 0.15 सेकेंड। ठीक है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? लब साउंड, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल बंद होंगे। फिर हम देखते हैं द्वितीय हृदय ध्वनि, ये कब होगी? जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे। ठीक है, तब कैसा साउंड प्रोड्यूस होगा? डब। और ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के। ठीक है, तो हमने देखी हृदय ध्वनियां जो कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, लब और डब।
ये दोनों ही प्रकार की ध्वनियां कब निकलती हैं? जब वाल्व बंद होते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा एक तो होती है प्रथम हृदय ध्वनि, दूसरी होती है द्वितीय हृदय ध्वनि। जो प्रथम हृदय ध्वनि है वो कब निकलेगी? जब द्विवल्नीय और त्रिवल्नीय कपाट बंद होंगे, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व जब बंद होंगे तब कैसा साउंड निकलेगा? लब। और जो कितनी देर के लिए होगा? 0.15 सेकेंड के लिए। फिर है द्वितीय हृदय ध्वनि, वो कब प्रोड्यूस होगी? जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होंगे, यानी जब सेमी लूनर वॉल्व्स बंद होंगे तब कैसा साउंड निकलेगा? डब। और वो कितनी देर के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लड की। अब हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। जो हमारा रक्त होता है वो कैसा होता है? तरल संयोजी ऊतक, यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लिख सकते हैं यह है तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल का मतलब लिक्विड, लिक्विड। संयोजी का मतलब क्या होता है? कनेक्टिव। तक यानी टिश्यू। तो हम ब्लड को क्या कह सकते हैं? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसका काम क्या होता है? कनेक्ट करना, ठीक है। किसी भी तरह किसी भी चीज को कनेक्ट करना। जैसे हमने ऑक्सीजन लिया तो वो ब्लड में घुल करके हमारी सारी बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, यह है हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। यह है हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ठीक है। पीएच की अगर हम इसकी बात करेंगे तो वो क्या होगी? 7.4, ठीक है। यह हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है और पीएच क्या होगी? 7.4। फिर हम बात करते हैं इसके अमाउंट की कि ये कितना होता है। तो हम एक एडल्ट ह्यूमन में देखें तो इसका अमाउंट क्या होगा? 5.5 लीटर, ठीक है। ऑन एन एवरेज बात करें तो हम देख सकते हैं वयस्क मनुष्य में लगभग 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है, ठीक है। तो हमने बात की जो ब्लड है वो कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। फिर हमने बात किया है हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। फिर हमने बात की इसकी पीएच की, वो कितनी होती है? 7.4। फिर हमने देखा इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 5.5 लीटर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके संगठन की, यानी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। से हम एक एग्जाम्पल की तरह समझें तो
रक्त कैसा है, उबलती हुई चाय के जैसा। उसके अंदर क्या होता है, जो एक तो पीने वाली चाय होती है जिसके अंदर दूध होता है, और एक और क्या मिक्स होता है, जो चाय की पत्ती होती है उनके कण। ठीक है, तो वैसा होता है रक्त। फिर हम उसे अलग अलग छान लेंगे, एक तो पीने वाली, ठीक है, और बाकी जो बचेगी वो कौन सी होगी, जो चाय की पत्ती के दाने। तो इसमें दो हो गए पोर्शन, एक तो हो गया तरल और एक हो गया कणिकीय। वैसे ही ब्लड है, इसमें भी दो पार्ट हैं। तो एक तो हो गया तरल, जिसे हम पीते हैं वो क्या था चाय में, तरल। वैसा ही ब्लड में होगा एक तो तरल पार्ट यानी लिक्विड पार्ट, ठीक है। दूसरा होगा कणिकीय पार्ट। कणिकीय भाग, इसे हम ठोस भाग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक तो हो गया तरल भाग, एक हो गया ठोस भाग। इसे हम कॉर्पस्कुलर पार्ट भी कहते हैं, कॉर्पस्कुलर पार्ट, ठीक है। और ये कैसा हो गया, लिक्विड पार्ट, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये जो प्लाज्मा होता है ये कैसा होता है, स्लाइटली येलो इन कलर, इट इज स्लाइटली येलो इन कलर, ठीक है। अब हम इनके अमाउंट की बात करते हैं कि तरल पार्ट कितना होता है और ये ठोस और कणिकीय पार्ट कितना होता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है ये कितना अमाउंट में होता है, 55%, ठीक है। और ये जो कणिकीय भाग होता है ये कितना होता है, 45%, ठीक है। अगर हम ब्लड का कंपोजिशन देखें तो उसमें से 55% क्या होगा, प्लाज्मा, और 45% क्या होगा, कणिकीय भाग, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा को 100% कंसिडर करते हैं तो उसमें 92% क्या होता है, वाटर। तो हम लिख सकते हैं इसमें भी क्या होगा, 90 से लेके 92% तो क्या होगा, वाटर, और बाकी जो रिमेनिंग 8% होता है वो अन्य होते हैं, ठीक है। अन्य कारक जैसे हॉर्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, गैस हो गए, एंटीबॉडीज हो गई, ठीक है। ये आगे हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कणिकीय भाग की। इसमें क्या आती है, ब्लड सेल्स आती हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हो गई आरबीसी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। रेड ब्लड सेल्स, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। फिर होती है डब्ल्यूबीसी, इन्हें कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। इन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। और लास्ट है प्लेटलेट्स, इन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कॉर्पस्कुलर पार्ट में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, इन्हें हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। फिर है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। और लास्ट है प्लेटलेट, जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अगर हम इनके अमाउंट की बात करें तो ये जो आरबीसी है ये सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। और ये जो डब्ल्यूबीसी है ये सबसे कम मात्रा में होती है।
आगे हम देखते हैं प्लाज्मा को। जो रक्त का तरल पार्ट होता है उसे आप क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं रक्त का तरल भाग जो कितनी मात्रा में है? 55%। ठीक है, और इसमें क्या होगा? 92% क्या होगा? वाटर। ठीक है, और 8% क्या होगा? अन्य कारक। अब हम देखते हैं कि ये जो 8% है इसमें क्या क्या आता है। इसके अंदर आते हैं पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स। फिर आते हैं उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ कैसे? यूरिया, यूरिक अम्ल, और क्रिएटिन। ठीक है, गैसेस होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन। ठीक है, फिर होता है रक्त स्कंदन कारक। रक्त स्कंदन कारक। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। और होती है एंटीबॉडीज। फिर होते हैं हॉर्मोन्स और एंजाइम्स। प्रोटीन्स। और क्या होते हैं? रक्त प्रतिस्कंदन कारक। रक्त प्रतिस्कंदन कारक जो रक्त को जमने से रोकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंटीकोगुलेंट, जैसे हिपेरिन। ये रक्त स्कंदन कारक क्या करते हैं? रक्त को जमने से रोकते हैं। ठीक है, अब जैसे कई बार चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बनता है तब क्या होता है? साइड में हम देखते हैं कभी कभी येलो लिक्विड सा, थोड़ा सा येलो लिक्विड निकल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सीरम। चोट लगने पर क्या निकलता है? सीरम। अगर हम इस सीरम का कंपोजिशन देखें तो क्या होता है? प्लाज्मा में से स्कंदन कारक को निकाल देते हैं तो क्या बचता है? सीरम। तो अगर इसे हम लिख सकते हैं प्लाज्मा में से
कोगुलेंट फैक्टर्स को निकाल देते हैं तो क्या बचता है, सीरम। ठीक है, तो हमने देखा जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड का तरल भाग होता है। ठीक है, फिर हमने देखा इसका अमाउंट कैसे होता है, 55% होता है, बाकी का जो 45% है वो क्या है, कॉर्पस्कुलर पार्ट या कणिकीय पार्ट होगा। ठीक है, और ये स्लाइटली येलो इन कलर होता है। फिर हमने देखा कि इसका जो 100% होता है प्लाज्मा का, उसमें से भी 92% तो क्या होगा, वाटर होगा, और बाकी का जो रिमेनिंग 8% है वो क्या होगा, तो हमने देखा सबसे पहले पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स होंगे। फिर हमने देखा उत्सर्जी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, क्रिएटिन, ये सब उत्सर्जी पदार्थ भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे। फिर हमने देखा गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगी। फिर जैसे रक्त स्कंदन कारक यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे फाइब्रिनोजन भी उसमें प्रेजेंट होंगे। फिर हमने देखे एंटीबॉडीज उसमें प्रेजेंट होंगी, और रक्त प्रतिस्कंदन कारक यानी एंटीकोगुलेंट भी उसमें प्रेजेंट होगा जैसे हिपैरिन। ये रक्त प्रतिस्कंदन कारक क्या करते हैं, रक्त को जमने से रोकते हैं, जैसे उसका क्लॉट नहीं बन जाए, क्लॉट बनने से रोकते हैं। फिर हमने देखा कि चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद क्लॉट बनने के बाद क्या होता है, पास में एक येलो कलर का लिक्विड आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीरम। अगर हम सीरम का कंपोजिशन देखें तो क्या होगा, प्लाज्मा में से हम जो स्कंदन कारक यानी क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, सीरम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे रक्त कणिकाओं की।